तेलबीदा सर की ई कंटेंट श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले वीडियो में हम देख चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन, उसकी जो संरचना है, उसके बारे में जो महाभियोग जैसी पद्धति है, ये चीज़ें हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। अगर इसकी शक्तियों की बात करें तो जैसा कि पहले हमने पढ़ा कि अभिलेख न्यायालय है ये अनुच्छेद 129, और अभिलेख न्यायालय के साथ ही इसके पास एक शक्ति आ जाती है अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार। अभी हाल ही में एक बड़ा फेमस वाद रहा, प्रशांत भूषण पे सर्वोच्च न्यायालय ने ₹1 का मानहानि के लिए जुर्माना लगाया। तो ये अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत ही मानहानि और जो सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार मिलता है। इसके अलावा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सबसे फेमस है, अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के बारे में 5 प्रकार के रेट जारी करना। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े मामलों की सुनवाई करना। और अनन्य क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 केंद्र सरकार या केंद्र और राज्य सरकारों के बीच के विवाद या दो राज्यों के बीच के विवाद, ये ऐसे मामले हैं जिनका प्रारंभ ही सुप्रीम कोर्ट में होता है, यानी उससे नीचे के किसी भी न्यायालय में इनकी सुनवाई नहीं हो सकती। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ यही है कि जिन मामलों की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में हो। उसके बाद में आते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपील अर्थात पहले कहीं किसी नीचे के कोर्ट में निर्णय हो चुका है, लेकिन वादी और प्रतिवादी में से कोई एक पक्ष उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है या दोनों ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो ऊपर के न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट के अंदर अगर किसी मामले में निर्णय आ चुका है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसके भी कई प्रकार हैं। संवैधानिक मामलों में अपील अनुच्छेद 132 की संविधान की व्याख्या से जुड़े हुए, संविधान के अनुच्छेदों के विवाद से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो उससे जुड़े हुए मामलों की अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। दीवानी मामलों की अपील अनुच्छेद 133, लेकिन शर्त यह है कि उसके अंदर विधि का कोई सारवान प्रश्न निहित हो। पहले एक धन सीमा की बाध्यता थी कि भाई इतने रुपए से अधिक का मामला ही सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकता है, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। अनुच्छेद 134 में आपराधिक जो मामले होते हैं, क्रिमिनल केसेस, उनकी अपील। और अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति से अपील। ऐसा कोई भी मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये अनुमति देता है कि हाँ हम इसे अपने यहाँ सुनवाई के लिए, अपील के लिए ग्रहण करेंगे, तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। इसी के तहत अनुच्छेद 134A में एक ये भी प्रावधान है कि अगर हाई कोर्ट ये अनुमति दे देता है कि इस मामले की अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो, तो उसके द्वारा भी अपील की जा सकती है। उसके बाद में अनुच्छेद 137 के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति, पुनर्विलोकन की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन भी कर सकता है, पहले दिए गए निर्णयों को बदल भी सकता है, समसामयिक परिस्थिति में उनमें संशोधन भी कर सकता है। मामलों के अंतरण की शक्ति अनुच्छेद 139 है, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में मामलों को अंतरित कर सकता है। चारा घोटाले का वाद आपने सुना होगा, उसे बिहार से झारखंड अंतरित किया गया। उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों आदि के प्रवर्तन के बारे में अपनी तरफ से कोई भी आदेश, पूर्ण न्याय के लिए आदेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 142। हाल ही में ये फेमस रहा राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद में जो निर्णय दिया, अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद निर्माण के लिए भूमि देने का अधिकार, जो निर्णय है वो दिया। सलाहकारी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति अगर किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट इस सलाह को दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, इसके लिए अलग अलग प्रावधान है।
अगर 1950 से पहले की जो संधियाँ या उनसे जुड़ा हुआ कोई मामला है तो उनमें सलाह देना बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अपने संचालन से जुड़े हुए नियम बना सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। इनको अगर हम देखें तो 4-5 भागों में बांटा जा सकता है। मौलिक क्षेत्राधिकार यानी जिनकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो। अपीली क्षेत्राधिकार जिसके अंतर्गत पहले निम्न स्तर के किसी न्यायालय में सुनवाई हो चुकी और उसकी विशेष अपील या अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाए। सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा सलाह मांगने पर सलाह देना। रिट संबंधी जो क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के बारे में 5 प्रकार की रिटें जारी करना। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। विशेषाधिकार के अंतर्गत भारत के भूभाग के किसी भी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या दिए गए फैसले पर स्पेशल लीव पिटीशन के अंतर्गत सुनवाई करने का अधिकार है। वैसे पूर्व में कई बार जब बड़े मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने आए या फांसी की जो सज़ा थी आतंकवादियों के लिए निर्भया केस में, उसमें हमने देखा कि एक फांसी दिए जाने के बाद भी 2-3 प्रकार की अपीलें अपराधी कर सकता है और उन पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी करता है। पिटीशन, रिव्यू पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार का दायरा काफ़ी विस्तृत है और भारत का ये सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। अब एक विवाद की स्थिति पैदा होती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है या नहीं। मूलभूत रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। उनके संविधान में इसका उल्लेख भी है। वहाँ पे एक ऐतिहासिक परंपरा रही है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का हालांकि स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ इसका एक संकेत है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ, जिसमें ये उल्लेख है कि अगर कोई भी कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बनाया जाता है तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है, रद्द कर सकता है। तो ये शक्ति इशारा करती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास सरकार के और संसद के जो कानून हैं, निर्णय हैं, उनका पुनरावलोकन करने की शक्ति है। ये देखने की शक्ति है कि कहीं वो संविधान के इन प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं कर। इसके अलावा जो अनुच्छेद 137 की बात हमने कही, उसके अंदर भी कुछ इससे जुड़ा हुआ सपोर्ट मिलता है और वर्तमान में तो ये एकदम मानी जा चुकी अवधारणा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। इस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन इसकी सीमा क्या है ये जरूर विवादास्पद है कि किस सीमा तक इस अधिकार का उपयोग किया जा सकता है। चूँकि संसद की संप्रभुता ये भी भारतीय संविधान में उल्लेखित है और न्यायिक संप्रभुता का भी उल्लेख है, यानी दोनों को सर्वोच्च शक्तियाँ दी गई हैं। अब इन दोनों के बीच में अगर कहीं विवाद होता है तो उसका कैसे निपटारा हो, इसके बारे में संविधान में कोई स्पष्ट स्थिति क्लियर नहीं की गई है। इसी कारण कई मर्तबा ऐसे अवसर आए हैं जब संसद और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हुए, एक दूसरे की शक्ति और क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करने के आरोप लगे। केशवानंद भारतीवाद, उससे पहले गोलकनाथवाद, मिनर्वा मिल्सवाद और जो 99वां संविधान संशोधन था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने से जुड़ा हुआ, इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच में हम कह सकते हैं अधिकार क्षेत्र को लेकर, शक्तियों के वितरण को लेकर कुछ विवाद हुआ।
एक नया शब्द जो प्रचलित है, न्यायिक सक्रियता। और वास्तव में जो ये विवाद है उसकी जड़ में कहीं ना कहीं न्यायिक सक्रियता का भी कुछ न कुछ योगदान है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं। वंचित वर्ग को न्याय प्रदान करने का एक नया अवसर भी दिया है, लेकिन साथ ही साथ इससे कुछ बाधाएं भी पैदा हुई। कार्यपालिका संसद के कामकाज में इससे हस्तक्षेप भी पड़ा है। और जो एक लिमिट शक्ति संतुलन की थी कि तीनों अंगों का अपना अपना एक दायरा है, कहीं ना कहीं वो फिर मिसमैच हो रहा है, एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में फिर अतिक्रमण हो रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की संरचना के बारे में एक बड़ा विवादित जो बिंदु चल रहा है, जिस पे चर्चा होनी चाहिए देश में, और हमें इस पर विचार करना भी चाहिए कि क्या ये जो नियुक्ति का कोलेजियम का तरीका है वो बेस्ट है, या इसमें कहीं हम और भी सुधार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पारदर्शिता की काफ़ी कमी है। और विश्व में एक अनोखा उदाहरण है कि स्वयं जो वरिष्ठ जज हैं वही अपने उत्तराधिकारियों का चयन करते हैं कि आगे कौन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आना चाहिए, कौन नहीं आना चाहिए। इसके लिए उन्हें कहीं पर भी उत्तर देना ज़रूरी नहीं होता है कि हमने किस व्यक्ति का चयन किया तो क्यों किया, या नहीं किया तो क्यों नहीं किया। इसके बजाय अगर इसमें थोड़ा सा विकेंद्रीकरण हो, थोड़ी पारदर्शिता हो, तो उस पर हमें विचार कर लेना चाहिए समय रहते।